डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्यूब एनिमेशन की क्लास और उसके अंदर डिफरेंट मेथड, ड्राइंग पैनल, एफपीएस एनिमेटर और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे हमने उनका तज़किरा किया और हमने इस कोड को ओवरव्यू कर लिया था। अब हम यहाँ पे इसी कोड को डिफरेंट चीज़ों के साथ एग्जीक्यूट करके टेस्ट करेंगे कि हमारी आउटपुट क्या आती है। सबसे पहले हम जो चीज़ टेस्ट करने वाले हैं, ये कोड वैसे ही है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर देखा था। तो अगर आपको उस कोड को दोबारा से ओवरव्यू करना है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो को जो है वो मॉनिटर करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस कोड के अंदर क्या क्या किया है। अब सबसे पहला काम हम यहाँ पे जो करने लगे हैं वो ये है कि हम यहाँ पे डेफ टेस्ट को डिसेबल करते हैं। डेफ टेस्ट को डिसेबल करने का मतलब ये है कि हम इन दोनों स्टेटमेंट को कमेंट कर लेंगे और कमेंट करने के बाद प्रोग्राम को रन करेंगे। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। इससे पहले कि हम इसको कमेंट करें, पहले हम जो है वो प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करके इस वक्त जो कोड से, इस करंट कोड से जो आपके पास आउटपुट आ रही है, हम ज़रा उसका मुवाजना कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, ताकि जब हम उसमें चेंजेस करें तो हमें अंदाज़ा हो कि क्या तब्दीली आ रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट है और इस प्रोग्राम की आउटपुट के अंदर आपको ये क्यूब रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस करंट स्टेट के अंदर आपको ये 3 सरफेसेस नज़र आ रही हैं। अब आपके पास एक थी और अब फिर आपको यहाँ पे 3 सरफेसेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास जो करंट आपका प्रोग्राम है उसकी आउटपुट ये बनती है। अब ज़रा हम यहाँ पे अब ज़रा हम यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं। एक्चुअल में कमेंट मैंने एक ही स्टेटमेंट, लास्ट वाली स्टेटमेंट को करना है, लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट को हम कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पे डेप्थ टेस्ट का जो फिनोमेना था हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, या उसको हमने यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। और डिसेबल होने के बाद आपके प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी हम उसको ऑब्जर्व करने लगे हैं। इस वक्त आपके सामने इसी प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है और अब आपको जो है आउटपुट बड़ी अजीब सी लग रही है कि इसमें कुछ जो है वो फेसेस आपको बैक साइड वाले नज़र आ रहे हैं जबकि फ्रंट वाले आने चाहिए, और कुछ फ्रंट वाले जो हैं वो बैक पे आपको नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से आपके जो फेसेस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्शन के फॉर्म नज़र आ रहे हैं। ये फिनोमेना इसलिए हो रहा है, या ये occurrence इसलिए हो रही है कि आपने यहाँ पे जब एनिमेशन को यूज़ किया तो एनिमेशन हमारे पास इस तरह से काम कर रही है कि उसको जो भी पिक्सल या जो से भी उसको फ्रैगमेंट्स और शेप के जो कलर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं उसको वो शो करवा रहा है। वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहा है कि कौन से वाले फ्रंट पे हैं, कौन से वाले बैक पे हैं। अगर कोई फ्रंट पे है तो वो फ्रंट पे ही आपको नज़र आ रहा है, अगर उसको ही कोई बैक वाली आपके पास शेप या सरफेस के कलर जो हैं आकर उसको ओवरराइड करते हैं तो वो ओवर रिटन आपके पास जो कलर्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। इस तरीके से आपकी जो आउटपुट है बजाय तो ये 3D में क्यूब ही बन रहा है, लेकिन वो जो क्यूब है वो आपको प्रॉपर्ली व्यू नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने डेप्थ टेस्टिंग इनेबल नहीं की हुई। डेप्थ टेस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो ये फाइंड आउट करता है कि जो भी सरफेस आपके फ्रंट पे है उनके जो पॉइंट्स की कलर इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो जी वैल्यू है और जो बैक वाले आपके पास हैं उनकी जो जी वैल्यू है उनमें कंपैरिजन करता है। और उस कंपैरिजन की बेस पे डिसाइड करता है कि कौन से वाले वर्टेक्स जो हैं वो सामने होने चाहिए, कौन से वाले कलर आपके फ्रंट पे होने चाहिए, कौन से वाले बैक पे होने चाहिए। तो उस बेस पे आपकी जो शेप है वो प्रॉपर्ली विजिबल होती है, प्रॉपर्ली 3D शेप आपको व्यू होती है। अगर आप उसमें डेप्थ ट्रेसिंग इनेबल नहीं करते तो उसकी सूरत में जो कलर बफर के अंदर जिस तरह के भी आपके पास कलर्स होते हैं जो उस वक्त आपके पास ओवर रिडन होते हैं या उसको ओवर राइट किया हुआ होता है, जैसे भी कलर इन्फॉर्मेशन होती है वो वैसे ही आपको आउटपुट पे शो कर देता है।
जी स्टूडेंट, इन स्टेटमेंट को हमने कमेंट किया था। तो कमेंट करने से हमारे पास जो भी आउटपुट थी वो भी आपने देखी। हमें डेप्थ टेस्ट का आइडिया हो गया कि डेप्थ टेस्ट के ना करने से क्या मसला होता है और डेप्थ टेस्ट करने से फ़ायदा क्या होता है। अब ज़रा हम डिस्प्ले के मेथड में आते हैं और डिस्प्ले के मेथड में आके हम डिफरेंट काम करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम जो है वो gl2.gl क्लियर कलर की जो आपके पास मेथड है, इसको ज़रा कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद ज़रा देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट करने के बाद मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो अब आप ये आउटपुट देख सकते हैं। इस आउटपुट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो ब्लैक कलर की वजह से आपके जो है आउटपुट जो है उसका बैकग्राउंड आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे इस वाले मेथड के अंदर ये काम किया था कि हमने इसमें क्लियर कलर में बैकग्राउंड को वाइट कर दिया था। अभी हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हम अपनी स्क्रीन का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, हम उसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो उसकी कलर की वैल्यूज़ को डिफरेंट करके बैकग्राउंड कलर को डिफरेंट भी बना सकते हैं। ये सारे बाकी जो आपने ये काम किया है, ये आपके पास टेस्ट एंड ट्रायल है, यानी कि आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज करें और फिर ऑब्जर्व करें कि आपकी आउटपुट कैसे बनती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है gl2.gl क्लियर, और हमने यहाँ पे कहा था कि हम इसमें डेप्थ बफर को क्लियर कर रहे हैं और इसके अलावा कलर बफर को हम क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियर करने का मकसद ये था कि इससे प्रीवियस जो आपके पास उसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे रीसेट हो जाएँ। अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को कमेंट करता हूँ और कमेंट करने के बाद अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या बनेगी। तो मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट करने के बाद मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, और रन करके ज़रा हम इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास क्या बनती है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि आपका आउटपुट जो है इस तरह से बन रही है। इसमें आपके जो अ, ये वाले वर्टिस आपको जो नज़र आ रहे हैं जो रेड कलर के हैं, इस तरह से आपके पास ये ब्लू कलर के वर्टिस हैं या पॉइंट्स हैं, और इस तरह से आपके पास ये पिंक कलर के पॉइंट्स हैं। ये आपको जो है वो रिपीटेड फॉर्म में या यहीं पे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपके पास जो बफर आपकी कलर को सेव करने के लिए यूज़ होती है, और उसके अलावा आपकी जो डेप्थ बफर के कलर को सेव करने के लिए यूज़ होती है, उसके अंदर पहले से ही डाटा मौजूद है। वो उसमें हो रहा ये है कि आपकी जो शेप है उसके में जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस तो अपडेट हो रही हैं, लेकिन जो बाकी की जो आपके पास शेप की इंफॉर्मेशन है जो कि पहले से यहाँ पे लिखी जा चुकी है, राइट हो चुकी है, वो अब चेंज नहीं हो रही। क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो रही, तो जो सी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो भी शो हो रही है और जो अपडेट हो रही है वो भी शो हो रही है। उस तरीके से आपको यहाँ पे जो क्यूब है वो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में आपको नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे कलर को भी क्लियर करते हैं और डेप्थ बफर को भी क्लियर करते हैं, ताकि जो हमारे पास पहले जो आपकी शेप पिछले वाले फ्रेम में बन चुकी है वो नेक्स्ट वाले में ना बनी हुई हो, और ताकि हम जो है वो नई शेप उसके अंदर प्लॉट करके स्क्रीन के ऊपर शो करें। अदरवाइज पिछले वाले फ्रेम के कलर और अगले वाले फ्रेम के कलर दोनों मिक्सअप होकर आपको आउटपुट पे शो होते हैं। तो आपने ये देखा कि आपके पास यहाँ पे अगर हम उसमें क्लियर के मेथड को यूज़ नहीं करते तो उस सूरत में हमारी आउटपुट जो है वो कैसे आती है। अब हम ज़रा और ज़रा चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पे हमने जीएल क्लियर का मेथड को देख लिया कि अगर हम उसका यूज़ ना करें तो हमें क्या व्यू होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ gl2.gl लोड एंट्री का मेथड है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, और कमेंट करने के बाद मैं ज़रा आउटपुट इसका व्यू करता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ये याद रखिए कि हमने gl2.gl लोड एंट्री में ये कहा था कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे रोटेशन हो रही है, ये रोटेशन जो है वो आपके पास मैट्रिक्स में सेव हो जाती है और ये मैट्रिक्स में अप्लाई हो रही होती है। तो अगर आप लोड एंट्री का मेथड कॉल नहीं करते तो ये वाली जो रोटेशन है वो अगले फ्रेम में दोबारा से अप्लाई होगी, और पिछली वाली रोटेशन और अगली वाली रोटेशन दोनों कंबाइन होकर आपके क्यूब पे अप्लाई होगी। तो ज़रा हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसे बनेगी। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपके पास क्यूब है और क्यूब जो है वो बहुत ही क्विकली रोटेट हो रहा है। ये क्विकली रोटेट क्यों हो रहा है? ये एक्चुअल में रोटेशन इसकी इस तरीके से हो रही है कि पिछली वाली रोटेशन जो पिछले फ्रेम में रोटेशन हुई थी और जो अगली वाली फ्रेम में रोटेशन हो रही है वो दोनों सम होती जा रही हैं।
मिसाल के तौर पे अगर पिछली दफ़ा आपके पास रोटेशन थी 1 डिग्री की, अगली दफ़ा में 1 डिग्री की, तो अब की दफ़ा में जो सेकंड फ्रेम आपके पास एग्जीक्यूट होगा उसमें आपको 2 डिग्री रोटेशन नज़र आएगी। फिर उससे अगले वाले में आपके पास 1 डिग्री की अगर रोटेशन हो रही है तो पिछला 2 और अगला 1 मिलके आपके पास 3 डिग्री की रोटेशन आपको दिखाएगा। और इस तरीके से आपका जो है वो हर प्रीवियस रोटेशन अगले वाले रोटेशन के साथ जो है वो सम होती हुई आपको जो है वो नज़र आ रही है, और इस वजह से आपको जो क्यूब में रोटेशन है वो बड़ी क्विकली और बहुत ही फास्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हर पिछली वाली जो रोटेशन है वो अगले वाले के साथ ऐड अप होके एक्यूमुलेट होके आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम हर फ्रेम की रोटेशन को दूसरी रोटेशन से डिफरेंट रखने के लिए ये करते हैं कि हर दफ़ा जब आपका रोटेशन हो रही है, उस वाली रोटेशन का इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम उस पे जो हमारी मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी के साथ लोड करवाते हैं या उसको हम रीसेट करके लोड करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपने ये देखा कि हम अगर यहाँ पे gl2.gl लोड आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करते तो उससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि हम रोटेशन में अगर तब्दीली लेकर आएँ तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए थे ROT(x), ROT(y), ROT(z), इसी क्लास लेवल में इसकी वैल्यू हमने 0 रखी थी। अगर मैं इन वाले वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस क्रिएट नहीं करता, यानी कि मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव करके इसको रन करता हूँ, तो आपके पास एनिमेशन ज़रूर अकर हो रही होगी, लेकिन एनिमेशन चेंज ना होने की वजह से या एनिमेशन लॉजिक ना होने की वजह से आपको आउटपुट पे सेम ही शेप या सेम ही फॉर्म आपको क्यूब की नज़र आ रही होगी। अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको रन करते हैं और रन करके ज़रा हम इसकी आउटपुट को व्यू करते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या बनती है। जी, इस वक़्त आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं, ये आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। चूँकि हमने इसके अंदर कोई रोटेशन अप्लाई नहीं की, तो रोटेशन ना अप्लाई करने की वजह से आपको सिर्फ़ फ्रंट वाला फेस जो है वो नज़र आ रहा है। तो फ्रंट वाला फेस हमने यहाँ पे रेड कलर का बनाया था, तो ये आपको ये स्टिल फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो इसको आप शायद जो है वो क्यूब ना कहें, वो इस वजह से आप जो है उसको क्यूब ना नहीं कह रहे होंगे, उसकी वजह ये रही होगी कि आपको जो है वो फ्रंट फेस जो है वो सिर्फ़ क्वाड नज़र आ रहा है। क्योंकि सिर्फ फ्रंट फेस से देख रहे हैं तो फ्रंट फेस पे आपको ये क्वाड जो है इस तरीके से नज़र आते हुए आप जो है वो कहेंगे कि भाई ये आपके पास जो है वो कोई क्यूब नहीं है, ये आपके पास एक क्वाड ही है। अगरचे ये हमारे पास एक कंप्लीट क्यूब है, लेकिन हमें इसके फ्रंट फेस के अलावा ना ही टॉप फेस नज़र आ रहा है, ना बॉटम फेस नज़र आ रहा है, ना लेफ्ट राइट, ना ही बैक वाला फेस आपको नज़र आ रहा है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे रोटेशन करता हूँ, तो रोटेशन के लिए मैंने यहाँ पे ROT(y) यूज़ किया था। तो मैं ज़रा y में रोटेशन करने के लिए मैं कहता हूँ कि जी हम यहाँ पे रोटेशन करते हैं 90 डिग्री। 90 मैंने लिखा, इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ और फिर हम इसकी आउटपुट को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये देखें, इस वक़्त आपको ये ब्लू आपको नज़र आ रहा है, जो कि 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ग़ालिबन इसकी राइट साइड बनती है। अब ये आपको इसके सिर्फ राइट फेस नज़र आ रहा है। इसमें एनिमेशन क्यों नहीं हो रही? इसमें एनिमेशन इसलिए नहीं हो रही कि हमने यहाँ पे सिर्फ इसको कहा है कि 90 डिग्री रोटेट करे, और हर फ्रेम पे ये इसी 90 डिग्री पे ही रोटेशन के बाद विज़िबल हो रहा है। इसके अंदर हम जो है वो रोटेशन के अंदर एंगल को चेंज नहीं कर रहे। अब चूँकि एंगल को हम चेंज नहीं कर रहे, तो इस वजह से आपको फिक्स रोटेशन के फॉर्म में आपको ये आउटपुट पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसमें एंगल भी चेंज ज़रूर किया है, लेकिन ये हमारे पास एक कांस्टेंट चेंज है जो कि आपकी रोटेशन को डायनामिकली चेंज नहीं कर रहा, बल्कि एक फिक्स चेंज प्रोवाइड कर रहा है, और फिक्स चेंज की वजह से आपकी एनिमेशन तो हो रही है, लेकिन एनिमेशन की सूरत में आपकी चेंज नहीं क्रिएट हो रहा। जो चेंज क्रिएट नहीं हो रहा, तो आपको फाइनल जो है वो फिक्स जो है इमेज नज़र आ रही है। अब ज़रा हम यहाँ पे ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि ट्रांसलेशन जो है वो कैसे काम करेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ gl2.gl ट्रांसलेट, और मैं x में इसको ट्रांसलेट करता हूँ 0.25 से, और y में जो है मैं इसको 0 रखता हूँ, और z में भी इसको 0 रखता हूँ। इसके बाद मैंने सेव किया, -0.25 से मैंने इसको जो है वो ट्रांसलेट किया। इसके बाद मैं इसको ज़रा सेव करके रन करता हूँ, और रन करने के बाद जो उसकी आउटपुट है हम ज़रा उसको व्यू करते हैं।
तो आप आउटपुट देखेंगे तो इसमें आपको जो ये वाला क्यूब है वो आपको थोड़ा सा लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें 0.25 की इसमें ट्रांसलेशन की है। आप इसमें फर्दर और ट्रांसलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे gl2.gl स्केल डी। अब मैं इसकी एक्स एक्सिस को जो है वो स्केल करता हूँ। लेट्स से मैं इसको स्केल करता हूँ 1.25। वाई एक्सिस को एज इट इज़ रहने देते हैं, जी एक्सिस को भी एज इट इज़ रहने देते हैं। और जो यहाँ पे मेरे पास ये रोटेशन हो रही है 90 की, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे करता हूँ ROTY। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ और ज़रा हम इसके आउटपुट को व्यू करते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या बनेगा। अब आप इसकी आउटपुट देख रहे हैं। इस आउटपुट में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसका जो विड्थ है वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया है, क्योंकि हमने इसको 1.25 कर दिया है। और इसकी बाकी हाइट और जो उसकी अगर आप इसको एनिमेट करके बैक साइड पे देते हैं तो आपको इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको उतना ज़्यादा नहीं नज़र आता। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो स्केलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली है कि हम किसी भी शेप के ऊपर जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं। पहला हमारा फोकस ये था कि हम एक एनिमेशन बनाएं, और फिर एनिमेशन बनाने के बाद हमारा फोकस ये रहा कि हम जो है वो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि वो कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो के अंदर आपने ये देखा कि हमने जो कॉन्सेप्ट देखे थे पिछली वीडियो के अंदर कि हम डेप्थ टेस्टिंग क्या होती है, डेप्थ टेस्टिंग कैसे होती है, या डेप्थ टेस्टिंग का क्या इफेक्ट होता है। अभी हमने इस वाली वीडियो के अंदर इस वाले फिनोमेना को देखा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इसके बाद हमने GL2.GL क्लियर का मेथड को देखा कि हम अगर उसको कमेंट करते हैं तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड होता है स्क्रीन का पैनल का वो ब्लैक होता है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट कलर को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने GL2.GL क्लियर इस मेथड को जो है वो कमेंट करके देखा कि अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो फिर आपके जो कलर्स होते हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं, जो कि पिछले वाले फ्रेम और अगले वाले फ्रेम दोनों के मिक्सअप हो रहे होते हैं और आपकी आउटपुट जो है वो काफ़ी अजीब सी हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे GL2.GL लोड एंट्री मेथड को कमेंट करके देखा कि इसके नाम यूज़ करने से क्या होता है। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर आप जो है वो GL2.GL लोड एंट्री नहीं यूज़ करते तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये सारा का सारा काम मैट्रिक्स में हो रहा है, तो उसके अंदर आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैट्रिक्स में ही आती है। तो अगर आप लोड एंट्री नहीं करते तो हर फ्रेम के ऊपर पिछले वाले फ्रेम की जो मैट्रिक्स होती हैं वो कंबाइन होकर अगले वाले शेप के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। तो इस वजह से आपको आउटपुट जो है उसके ऊपर जो हमने रोटेशन देखी थी, रोटेशन बड़ी क्विक हो गई थी, क्योंकि पिछले वाले फ्रेम की रोटेशन और अगले वाले फ्रेम की रोटेशन जो है वो कंबाइन होकर अप्लाई हो रही थी। डियर स्टूडेंट, हमने इस वीक में ये देखा कि हम जो है वो ओपन जीएल को यूज़ करते हुए किस तरीके से क्यूब बनाते हैं। जब हमें क्यूब बनाना आ जाता है तो हम इस बात पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम किसी भी किस्म की 3D शेप बना सकते हैं। बस उसकी लॉजिक को बनाना और उसका आइडिया डेवलप करना वो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि हम 3D शेप्स के ऊपर एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर हमने एनिमेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट मेथड और हमें लॉजिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया। और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने लास्ट में इस कोड को व्यू किया, और व्यू करने के बाद हमने इसके अंदर चेंजेस करके उन फिनोमेनस को जो हमने पहले डिस्कस किए थे उनको अंडरस्टैंड किया। तो डियर स्टूडेंट, इस वीक के अंदर हमने इतना ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो वीक होगा उसके अंदर हम हायरार्की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, और इसके अलावा हमें मौका मिला तो हम उसमें टेक्सचर मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।